अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ऑनली ऑन बुक ऑडियो। इधर अक्षय 3-4 रोज से कॉलेज नहीं आया। दीक्षा ने फोन ट्राई किया पर वो भी नहीं लगा। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। इस घड़ी वह अपने कमरे में थी। बेचैनी में कभी टहलने लगती थी, तो कभी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती थी, तो कभी पलंग पर लेट जाती थी। उसकी बेचैनी गुस्से में बढ़ते जा रही थी। कई बार फोन ट्राई किया पर नंबर नहीं लगा, तो उसने गुस्से में आकर अपना फोन सामने की दीवार पर दे मारा। भड़ाक! फोन के परखच्चे उड़ गए। वह खील खील होकर फर्श पर बिखर गए। इधर दीक्षा ने फोन दीवार पर मारा, तभी दरवाजा खोलकर नौकर ने अंदर आने की कोशिश की। नौकर ने गजब की फुर्ती ना दिखाते हुए खुद को झुका ना लिया होता तो फोन उसका सर फोड़ देता। नौकर सीधा हुआ तो दीक्षा ने दांत पीसते हुए कहा, क्या है? नौकरों से तो वह सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। जी वो पिज्जा ऑर्डर किया था ना, वही लाया हूं, नौकर ने डरे सहमे स्वर में कहा। दीक्षा कुछ नहीं बोली। नौकर ने साहस बटोर कर आगे बढ़ा और पिज्जा का पैकेट लेकर उसके नजदीक पहुंचकर ठिठका। क्या है? वह गुर्राई। पिज्जा। नौकर ने पैकेट आगे किया। क्या मेरे सर पर रखोगे? उधर रखो टेबल पर। नौकर ने फौरन पिज्जा का पैकेट पास की टेबल पर रखा और दुम दबाकर वहां से निकल लेने की भलाई समझी। वो इतनी सरपट चाल से दरवाजे की तरफ जैसे पीछे कोई चुड़ैल खड़ी हो, जो अगर उसे पकड़ लेगी तो उसकी खोपड़ी तोड़ देगी। पर अभी वो दरवाजे की तरफ पहुंचा ही था कि पीछे से दीक्षा ने एक स्वर में पुकारा, कहाँ जा रहे हो? वह ठिठका, पलटा, बोला, जी के बच्चे, रूम की सफाई कौन करेगा? नौकर ने फर्श पर टूटे पड़े मोबाइल के अवशेषों को देखा। मैंने साफ करने के लिए बोला है, घूरने के लिए नहीं। अभी किए देता हूँ। नौकर फौरन सफाई में जुट गया। कुछ देर बाद दीक्षा उठी, मेज पर जा पिज्जा का पैकेट खोला, पिज्जा का छोटा सा टुकड़ा मुख में रखा। आथू! उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए पिज्जा थूक दिया और दहाड़ी, ऐसा होता है पिज्जा? थूकने की आवाज से नौकर उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। जी के बच्चे! दीक्षा ने गुस्से में मेज पर रखा पिज्जा नौकर की तरफ फेंका, जो सीधे उसके थोबड़े पर जा पड़ा। दीक्षा पैर पटकती हुई कमरे के बाहर निकल गई। 2 दिन बाद दीक्षा की अक्षय से बात हो पाई। दीक्षा ने नया फोन खरीद लिया था। फोन रिसीव होते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, फोन क्यों नहीं किया, इत्यादि। जब वह रुकी तो अक्षय बोला, ड्रीम रेस्टोरेंट में आ जाओ, सब समझा दूंगा। अब बताओ, बिना बताए, बिना कोई खबर किए, मैसेज किए कहाँ चले गए थे? फोन भी नहीं लग रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही दीक्षा ने अक्षय पर सवालों की झड़ी लगा दी। अक्षय गंभीर स्वर में बोला, इस बार पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। उन्हें तुरंत आनन फानन में दिल्ली ले जाना पड़ा था। दिल्ली में बड़ी बहन बहनोई रहते हैं। वहाँ पापा के इलाज में इतना बिजी रहा कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। आज उन्हें लेकर वापस आया तो आते ही तुम्हें फोन किया। दीक्षा कुछ नरम पड़ी। वैसे बीमारी क्या है तुम्हारे पापा को? एक हो तो बताया जाए। मतलब? उन्हें सांस का, दमा का, ब्लड प्रेशर, कई बीमारियां हैं। ओह, पर फोन तो कर सकते थे। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी। सॉरी, बट मैं फोन बाई चांस पीछे घर पर भूल गया था। फिर वहां जाकर इतना मशगूल हो गया था कि। क्या हो गए थे? बीच में दीक्षा ने टोका। मशगूल मतलब बिजी। ओह। बाद में अक्षय ने कान पकड़कर वो बहस खत्म की जो दीक्षा लंबी खींचना चाहती थी। फिर कॉफी मंगाई गई। कॉफी पीते ही एकाएक अक्षय बोला, उस दिन कॉलेज में मनीष ने ठीक कहा था। क्या? यही कि तुमसे प्यार करना मेरी औकात के बाहर है। हैसियत नहीं है मुझ में। मतलब तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हम नदी के 2 किनारों की तरह हैं, जो साथ साथ चल तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते। तुम मनीष की बातों पर ध्यान मत दो, वो टोटली स्टूपिड है, बट ही सेड राइट। एक ऐसा कड़वा सच है जिसे मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा हूं। तुम महलों की राजकुमारी हो, मैं धूल का फूल। तुम राजनगर के सबसे कामयाब, प्रतिष्ठित, अमीर, करोड़पति इंसान की इकलौती बेटी हो, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर का बेटा। इन सब बातों का क्या मतलब हुआ?
दीक्षा गंभीर हुई। तुम्हारे डैड हमारे प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम ये सोचकर परेशान हो, दीक्षा ने लापरवाही से कहा। अक्षय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट एट ऑल। क्यों? मेरे डैड के लिए मेरी खुशी ही उनकी खुशी है और मेरी खुशी तुम में है। इतिहास गवाह है दीक्षा, लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरीहाद और भी न जाने कितने प्रेमियों को समाज ने कभी एक होकर जीने नहीं दिया। उन्हें या तो बिछड़ने पर मजबूर कर दिया या मार दिया। ऐसे प्रेमियों की बर्बादी में सबसे ज्यादा हाथ उनके घर वालों का ही रहा है। उठो। एकाएक दीक्षा उठी और बोली, चलो। कहाँ? अक्षय हड़बड़ा गया। मेरे घर, तुम्हारा शक दूर करने। मेरे डैड बाकी लोगों की तरह नहीं है, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। लेकिन अक्षय ने कहना चाहा, पर दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर होती चली गई। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे और बंगले की तरफ उठे जा रहे थे। अचानक एक जगह कार हिचकोले खाकर बंद हो गई। क्या हुआ? अक्षय ने पूछा। ड्राइविंग सीट पर दीक्षा विराजमान थी। पता नहीं, वह गुस्से में बोली और ड्राइविंग डोर खोलकर बाहर आ गई। अक्षय भी बाहर आ गया। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अक्षय ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। क्षणिक देर बाद एक कार वहां से गुजरी जिसकी ऊपर की छत गायब थी, यानी खुली छत वाली कार थी। उसमें नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे। सब मस्ती के मूड में दिख रहे थे। वो कार वहां धीमी हुई। सबने दीक्षा अक्षय पर भद्दे कमेंट किए। कमेंट कार को लेकर ज्यादा थे। फिर वो कार हवा से बातें करती हुई वहां से निकल गई। तुम्हारे पास लाइटर है? एकाएक दीक्षा ने कहा। अक्षय कभी कभी सिगरेट पी लेता था। हाँ, उसने कहा और लाइटर पैंट की जेब से निकालकर उसे थमा दिया। दीक्षा ने कार का बोनट खोला, झुककर उसमें कुछ किया, फिर सौंधी हुई लाइटर जलाया। उसका इरादा भांप कर अक्षय काम गया। दीक्षा ने जलता हुआ लाइटर खुले हुए बोनट वाली जगह यानी इंजन में डाल दिया। भक्क की आवाज से कार में आग लग गई। दीक्षा बड़ी फुर्ती से पीछे हट गई थी। अक्षय पहले ही उसका खतरनाक इरादा भांप कर दूर हो गया था। दीक्षा को मना करने का भी टाइम नहीं मिला था, इतना जल्दी ही सब कुछ हो गया था। देखते ही देखते कार धूं धूं होकर जलने लगी। ये तुमने क्या किया? अक्षय ने घबराए स्वर में पूछा। बीच रास्ते में धोखा देने वाली हर चीज से मुझे नफरत है। दीक्षा आग की लपटों से घिरी कार की तरफ देखकर दृढ़ता से बोली। लग ही नहीं रहा था कि 10 लाख की कार जलने का उसे कोई अफसोस है। अक्षय भी कोई खास आश्चर्य में नहीं था, क्योंकि अब तक वो दीक्षा के उद्दंड स्वभाव से भली भांति परिचित हो चुका था। टैक्सी में चलना पड़ेगा अब तो, अक्षय ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए कहा। नो, मैंने जॉनसन को फोन कर दिया है, वो कार लेकर आता ही होगा। अक्षय को याद नहीं आ रहा था कि उसने जॉनसन को फोन कब किया। जॉनसन दीक्षा का ड्राइवर था, जिसे वह गाहे बगाहे ही इस्तेमाल करती थी। जॉनसन का असली नाम बंशी था, पर वो दीक्षा को पसंद नहीं था। उसने अपनी पसंद का नाम रख दिया था। बंशी को भी कोई एतराज नहीं था। करीब आधे घंटे के बाद जॉनसन कार लेकर वहां पहुंचा। उसने वहां जली कार देखी तो आंखें सिकुड़ी, पर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। क्या? राधा मोहन सोफे से उछलकर खड़े हो गए। उनके सामने दीक्षा और अक्षय खड़े थे। दीक्षा ने घर पहुंचते ही अपने और अक्षय के प्रेम के बारे में बताकर शादी की बात बता दी थी। उसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि बात सुनते ही उसका बाप मुस्कुराकर कहेगा कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर राधा मोहन जिस प्रकार से चीखकर सोफे से उठ बैठा था, उसने दीक्षा के होश उड़ा दिए थे। अक्षय को शायद ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद थी, पर दीक्षा की इस बात ने कि उसका बाप उसकी बात कभी नहीं टालेगा, हौसला बढ़ा दिया था, जो अब टैक्सी के डाउन होते मीटर की तरह नीचे आ गया था। वह भी घबराकर एक कदम पीछे हट गया था। वह समझ चुका था कि लैला मजनू वाला इतिहास फिर से दोहराया जाने लगा है। तुम इस लड़के से शादी करोगी? राधा मोहन ने गुस्से में पूछा। हाँ, अक्षय में क्या खराबी है? दीक्षा ने साफ बोला। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? वह जोर से चीखे। तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, पर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। क्यों? दीक्षा को एक और झटका लगा। क्योंकि तुम नहीं समझोगे। मैं क्या नहीं समझूंगी? राधा मोहन के चेहरे पर झल्लाहट बढ़ने लगी। जगजीवन भी वहां किसी काम से पहले से ही मौजूद था। तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? राधा मोहन गला फाड़कर चिल्लाने लगा।
राजनगर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस। और ये, राधा मोहन ने अक्षय की तरफ इशारा किया, सड़क छाप, डैर। ऐसे लोगों से रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही अच्छा लगता है। मुझे अक्षय से ही शादी करनी है। दीक्षा ने भी अपना फैसला सुना दिया। राधा मोहन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह जीवन में पहली बार इतना गुस्सा कर रहे थे। पर मुझे ऐतराज है इस रिश्ते से। राधा मोहन भी झुकने को तैयार न थे। पर मुझे ऐतराज नहीं है। दीक्षा, राधा मोहन ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सब अवाक। दीक्षा के लिए उसके डैड का ऐसा बर्ताव उसे आश्चर्य में डाल रहा था। पर वो थप्पड़ बर्दाश्त न कर पाई और रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। फिर राधा मोहन अक्षय की ओर पलटा। तुम जैसे कमीनों का हथकंडा मैं खूब समझता हूँ। दीक्षा जैसी भोली भाली करोड़पति घर की लड़की को फंसाकर, उनसे शादी रचाकर जिंदगी भर मुफ्त का माल उड़ाने की मंशा पालते हो। आप गलत समझ रहे हैं। अक्षय ने सफाई देनी चाहिए। मैं सब समझता हूँ। दीक्षा जैसा मूर्ख नहीं हूँ। पर मैं तुम्हारी वो घटिया चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, शैतान लड़के। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। मैं सच में दीक्षा से प्यार करता हूँ। राधा मोहन ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। दफा हो जाए यहाँ से। आइंदा मेरी बेटी की जिंदगी में तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा तो 7 जन्म तक याद रखेगा। अक्षय शर्मसार होकर वहां से बोझिल टूटे मन से रुखसत हुआ। राधा मोहन वापस सोफे पर जा बैठा। ये सब मेरे ज्यादा लाड प्यार की वजह से हुआ है। राधा मोहन झल्लाए स्वर में बोला। दीक्षा इतनी बिगड़ जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जगजीवन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर पता नहीं क्या सोचकर कुछ नहीं कहा। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। राधा मोहन जगजीवन से मुखातिब हुए। जी। वह चौंका, शायद समझ नहीं सका। मैं दीक्षा के लिए लड़के की बात कर रहा हूँ। दीक्षा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तुम्हें पता है वो कितनी जिद्दी है। वो अपनी जिद पर अड़े, इससे पहले मैं उसकी शादी करवा देना चाहता हूँ। जगजीवन के दिमाग में अपनी पत्नी की वो बात जिसमें उसने मनीष की दीक्षा से शादी की बात कही थी, वो चलने लगी। मौका भी बढ़िया था, पर उसके दिल में थोड़ी घबराहट भी थी। पर वह हाथ आया मौका भी नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए मुंह खोला। मनीष कैसा रहेगा? मनीष? मेरा बेटा। राधा मोहन सोचने लगा। अगर आपको पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, मैं सोचकर बताता हूँ।